मित्रों नमस्कार, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की बैच आरबीएस क्लासेस में लगातार चल रहे हैं। तो टीजीटी, पीजीटी के लिए यहां पर आज हम ज्योग्राफी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज का जो क्लासेस होगा आपका, वो होगा ज्योग्राफी के टीजीटी से, और सिलेबस पर कुछ चर्चा होगी। सिलेबस का मतलब ये है कि टीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी ज्योग्राफी 2022 में किस तरीके से पढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है, सिलेबस में क्या क्या है, किस राइटर की किताब पढ़ी जाए तो 100% सफलता मिल जाएगा। इन सब चीज़ों पर आज हम आपसे बात करेंगे। और आज की कक्षा में चूंकि सामने आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि टीजीटी ज्योग्राफी 2022 सिलेबस के रूप में हम लोग आज आपसे बात करेंगे। देखिएगा, भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जयमंडल, मानव भूगोल और भारत की स्थिति, विश्व भूगोल और खगोल विज्ञान से संबंधित, मानव भूगोल और मानव अधिवास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका सिलेबस क्या है, पहले आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भौतिक भूगोल या स्थल मंडल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, उस पर छोटी सी एक परिचर्चा होगी, उससे संबंधित बातें होंगी। तो आज उसी की चर्चा है। देखिएगा, भौतिक भूगोल में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मित्रों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। जैसे सिलेबस के रूप में क्या है, तो भौतिक भूगोल में आप देख रहे हैं कि सौर मंडल, उत्पत्ति और सौर मंडल में पृथ्वी की आकृति एवं गतियां। तो हम थोड़ी थोड़ी बातों पे चर्चा भी करेंगे कि जैसे पृथ्वी की आकृति क्या है। पृथ्वी की आकृति जियाड है, वह आकृति जो पृथ्वी की आकृति के समान हो, जिसे पृथव्याकार कहते हैं, उसी को हम जियाड कहते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तारे से हुई, दो तारे से हुई, इन सब बातों पर बातें यहाँ पर होंगी। और पृथ्वी की गतियां क्या है, पृथ्वी की दो गतियां हैं। दो गतियों का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण है। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियों के प्रभाव क्या है, हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, पृथ्वी की गतियों के कारण ही ज्वार भाटा का उत्पन्न होना और लहरों का निर्माण होना, हवाओं का चलना, ये सब इसी के कारण से हैं। तो इन सब में हम लोग इसकी बात भी करेंगे। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर का निरूपण, बात समझ रहे हैं। अक्षांश देशांतर के निरूपण में या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो निर्माण है ये किस तरीके से होगा, तो इन सब पर बात होगी। अक्षांश देशांतर का निरूपण क्या है और ग्लोब पर स्थल की अवस्थिति का निर्धारण कैसे हुआ, प्लेट विवर्तनिक घटनाएं क्या थी, इन सारी चीज़ों का समावेशन यहाँ पे होगा, है ना। तो स्थानीय एवं प्रामाणिक समय का निर्धारण, स्थानीय एवं प्रामाणिक समय का निर्धारण, कैसे स्थानीय समय और प्रामाणिक समय पर किस तरीके से हमारे यहाँ निर्माण किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, और अनुरेखन एवं इसका महत्व क्या है, किस तरीके से खींचा गया और इसका महत्व क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप जानते ही हैं कि लंदन से खींची हुई है, इसको जुलू रेखा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि भौतिक भूगोल के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए। तो भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह की किताब सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है। आपको टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, तो इसको आप याद रखिएगा। सविंदर सिंह को आपको भूलना नहीं है, सविंदर सिंह की किताब रहेगी यहाँ पे। चलिए, नाम भी लिख देता हूँ यहीं पे, सविंदर सिंह, या आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे लिखना है। यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली स्लाइड में एक पॉइंट बनाया कि भौतिक भूगोल किसके माध्यम से पढ़ा जाए। तो भौतिक भूगोल के लिए सविंदर सिंह की किताब महत्वपूर्ण किताब होगी। सविंदर सिंह, देखिएगा, सविंदर सिंह की किताब है यहाँ पर हम लोग। सविंदर सिंह है, बहुत ही अच्छे राइटर की किताब है, और ये संपूर्ण भौतिक भूगोल के लिए जो है अच्छी किताब है। उसके बाद हम लोग वहीं पे फिर चलते हैं, और यहाँ पर आपको किताब का नाम मिलता जाएगा, स्थल मंडल। भौतिक भूगोल में देखिएगा, स्थल मंडल है चट्टान की उत्पत्ति एवं प्रकार,
चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, उसके कितने प्रकार हैं, यहाँ पर उसकी बात होगी, है ना। फिर उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी के प्रकार हैं, इन सब पर भी बात होगी। वितरण, भूकंप, उत्पत्तियां, तो यहाँ पर भूकंप जो विश्व के वितरण है, यहाँ पर हम विश्व के वितरण की भी बात करेंगे मित्रों। विश्व के वितरण का सेंस यहाँ पर यह है कि पूरे विश्व में ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है उनकी बात होगी। भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भूकंप की भी उत्पत्ति हम आपको बताएंगे, प्लेट विवर्तनिक घटना से लेकर के, और स्थल पर जो भूकंप की घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे भी बातें होंगी। फिर उसके बाद महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण कैसे है, पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कितने हैं, जो लगभग 71% भाग पर जलमंडल, जिसे आप महासागर की उपमा दे सकते हैं, उसमें सागर भी उपस्थित है, उसमें नदी का भी जल है, सभी जल होते हैं, लेकिन जो जल का क्षेत्रफल होता है वो लगभग 71% है, और 29% क्षेत्र पर स्थल मंडल है, उनकी भी बात हम लोग करेंगे। और महाद्वीप में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन की बात होगी, और अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशियन की भी बात होगी। 5 महासागर को साथ में लेकर चलेंगे, और महाद्वीपों में एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात होगी। ओशोनिया भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो यहाँ पर हम लोग महाद्वीप एवं महासागरों की बात करेंगे। पर्वत एवं उनके प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और पर्वत किसे कहा जाता है, इन सब की भी बात होगी, फैक्ट के साथ होगी, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी फैक्ट और थॉट दोनों देता है। तो जो बड़ा पार्ट है मित्रों वो इन्हीं से आता है, भौतिक भूगोल से आता है, और बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, और विश्व के प्रमुख पठार एवं उनके प्रकार, मैदान एवं नदी की भी बात हम लोग करेंगे इसमें, और घाटियां, अपर्दन, अपक्षय प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, और डेविस का अपर्दन चक्र भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये सिलेबस आपका स्थल मंडल के रूप में है। नदी घाटी का निम्नीकरण और प्रक्रिया, जल अपर्दन द्वारा विभाजित चरणों में निर्मित प्रमुख भू आकृतियां, समोच्च रेखाएं एवं समोच्च रेखाओं द्वारा प्रमुख स्थल आकृतियों की पहचान कैसे किया जाएगा, ये कौन सी आकृति है, कैसे बनी है, उसके निर्माण की बात होगी। ये सारी चीजें बहुत क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इसके आगे हम लोग अगले सिलेबस पे बात करेंगे वायुदाब पेटी। अगर आप स्थल मंडल की बात करते हैं मानव भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में आप माजिद हुसैन की किताब बेस्ट होगी। अगला है वायुमंडल। देखिएगा वायुमंडल के लिए, वायुमंडल की संरचना क्या है, 5 भागों में वायुमंडल का विभाजन है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, बहिर्मंडल क्या है, इन सब की बात होगी। सूर्यातप एवं उससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सूर्य के जो ताप होते हैं वो किस कारण से प्रभावित होते हैं, उनकी भी बात करें, कौन कौन से कारक होते हैं उनकी भी बात होगी। यहाँ पे तापमान का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वितरण भी हम लोग देखेंगे, और तापमान का विलोमता क्या होता है ये भी देखेंगे। वायुदाब पेटियां देखेंगे, एयर प्रेशर बेल्ट, और वायुदाब पेटियां जो 5 प्रकार के निर्धारित की गई हैं उन पर भी बात होगी। जो परमानेंट विंड्स हैं जिसको आप सनातन पवन कहते हैं, या महत्वपूर्ण स्थानीय पवन क्या कौन कौन सी हैं, हबूब क्या होती है, लू क्या होती है, हरमट्टन क्या होती है, इन सब की बात होगी। वर्षण की प्रक्रिया, वर्षा किस प्रकार की होती है, और वर्षा, पाला, कोहरा, संवाहनिक, धरातली एवं चक्रवाती बरसात की भी बात होगी। विश्व के जलवायु प्रदेश, दैनिक मौसम मानचित्र में प्रयुक्त संकेतों की पहचान किस तरीके से होती है। हालांकि इस टॉपिक से दैनिक मौसम मानचित्रों में प्रयुक्त संकेत की पहचान, इससे बहुत कम सवाल बना है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो हम लोग वायुमंडल पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, सविंद्र सिंह की किताब भी पर्याप्त होगी वायुमंडल के लिए भी, और खुल्लर को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर वायुमंडल के लिए खुल्लर भी अच्छा रहेगा, समुद्र विज्ञान के लिए भी खुल्लर बढ़िया रहते हैं, तो याद रखिएगा सविंद्र सिंह अच्छे रहेंगे। जल मंडल देखिएगा, जल मंडल ये भी सविंद्र सिंह की किताब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, उसी से पढ़ना है। महासागरों का उच्चावच, मतलब महासागरों का उच्चावच का सेंस यहाँ पर है महासागर की आंतरिक संरचना हमें पढ़ानी है। यहाँ पे जो महासागर की, जो पहले महासागर का जो विभाजन है उसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, और महाद्वीपीय महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त जो होती हैं उनकी बात यहाँ पे होगी। और महासागरीय तापमान एवं लवणता की भी बात होगी, कौन से सागर में कितनी लवणता पाई जाती है, और
एवरेज लवणता क्या होती है, प्रशांत महासागर में लवणता क्या होती है, हिंद महासागर की लवणता क्या है, इन सब पर चर्चा हम लोग एक समग्र अध्ययन के रूप में यहाँ करेंगे। महासागरीय धाराएं, गर्म और ठंडी धाराओं के बारे में, फेरल का नियम विस्तार पूर्वक, फेरल के नियम का निर्माण कैसे हुआ इसकी बात, और उससे कैसे हवा की दशाएं परिवर्तित होती हैं उनकी बात करेंगे, और जलवायविक प्रभाव, ज्वार भाटा और प्रक्रियाएं एवं उत्पत्ति के सिद्धांत हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि इसके क्या प्रभाव, ज्वार भाटा का क्या प्रभाव है। और उसके बाद जैवमंडल, जैवमंडल में संरचना, वनस्पति के प्रकार, जैवमंडल की संरचना कैसी है, वनस्पति के प्रकार और विश्व वितरण तथा संबंधित वन्य जंतु भाग कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। तो ये हमारे थे जलमंडल और जैवमंडल से संबंधित बातें। हम लोग इस पर और बातें आगे करेंगे। जैसे देखिएगा मानव भूगोल आएगा, तो मानव भूगोल में मानव पर्यावरण अंतर संबंध सैद्धांतिक। अब देखिएगा यहाँ पे जो सैद्धांतिक होंगे यहाँ सवाल खूब बनता है। जैसे रेडजेल महोदय का विवेचन, रेडजेल डेविस की बात किया जाएगा, सेम्पुल, हंटिंगटन, वाइडल डी लाब्लास, ब्रूस एवं ग्रिफिथ टेलर के मत, विश्व में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का विवेचन, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। मानव प्रजातियां, विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां कौन कौन सी हैं, आपको प्रजातियां पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ साथ जनजातियां भी पढ़ाई जाएगी। जो प्रजातियां हैं, प्रजातियों के 3 भाग हैं, काकेशियस और मंगोलायड और निग्रोलायड। इन सब पर बात हम लोग करेंगे। लक्षणात्मक भेद एवं वितरण पर भी बात होगी, उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, पहचानने का कौन सा तरीका होता है, उन पर भी चर्चा होगी। और विश्व की आदिम जातियां एवं तत्संबंधित निवास के अतसंबंध, बुशमैन, एस्किमो, खिरगिज, मसाई, सेमांग, ये के विशेष में हम लोग बातें करेंगे। इनके अलावा बहुत सारी जनजातियां, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जो विश्व लेवल पे आती हैं। और यहाँ पर जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मानव भूगोल में आप एक किताब ले सकते हैं मित्रों। तो मानव भूगोल के लिए आप ले सकते हैं माजिद हुसैन को, मानव भूगोल के लिए आप ले सकते हैं माजिद हुसैन को। मैंने यहाँ पे एक देखिए पीडीएफ बनाया है। अब देखिएगा स्थल मंडल, वायुमंडल, देखिए स्थल मंडल के लिए सविंद्र सिंह ही पर्याप्त होंगे। सविंद्र सिंह को ले लीजिए, सविंद्र सिंह होंगे स्थल मंडल। वायुमंडल के लिए सविंद्र सिंह लीजिए। सविंद्र सिंह के अलावा खुल्लर को भी ले सकते हैं। उसके बाद जलमंडल, सविंद्र सिंह लीजिए, सविंद्र सिंह। मानव भूगोल, मानव भूगोल के लिए आप लेंगे किसको, माजिद हुसैन को लेंगे। अभी बातें पूरी नहीं हो पाई हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। माजिद हुसैन की किताब, माजिद हुसैन सर की किताब लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। हम लोग फिर वहीं चलते हैं जहां पे थे। जिनका जिनका हो जाएगा उनके उनके हम लोग किताबों की चर्चा करते रहेंगे। अब देखिएगा मानव भूगोल हो गया। यहीं पर हम मानव अधिवास की भी बात कर लेते हैं कि मानव अधिवास के लिए किसकी भूगोल, तो एस.डी. मौर्य, आर.सी. तिवारी को रख सकते हैं। मानव अधिवास यहां लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मानव अधिवास के लिए, मानव अधिवास, मानव अधिवास में एस.डी. तिवारी, सॉरी एस.डी. मौर्य, एस.डी. मौर्य की किताब जो है पर्याप्त है। अगर चाहें तो एस.डी. मौर्य से पढ़ सकते हैं मानव अधिवास। लेकिन आर.सी. तिवारी की भी किताब बहुत अच्छी होती है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आर.सी. तिवारी, आर.सी. तिवारी की भी किताब बहुत अच्छी है, इसको भी आप अपने अध्ययन सामग्री में मानव अधिवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन की किताब बहुत अच्छी है। चलिए हम लोग आगे इसी के क्रम में बढ़ेंगे, इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। जहां पे थे हम लोग वहीं फिर चलते हैं। मानव अधिवास की बात हो रही थी और मानव अधिवास के लिए मैंने 2 किताबें आपको बता दी है, याद रखिएगा। मानव अधिवास में क्या पढ़ना है, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप एवं पर्यावरण से संबंध, क्या संबंध है, और विश्व की प्रमुख विराट नगर अवस्थित एवं महत्व की बात होगी यहाँ पर। तो ये हमारे अधिवास से संबंधित है। और मैंने आपको 2 राइटर के नाम भी बता दिया, तिवारी जी और मौर्य की किताब ले सकते हैं, है ना। आर.सी. तिवारी, एस.डी. मौर्य की किताब आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। आर.सी. देखिएगा, आर.सी. तिवारी, आर.सी. तिवारी की किताब और एस.डी. मौर्य, और एस.डी. मौर्य किताब ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सब जितनी भी किताबें आपको बताई जा रही है ऑथेंटिक राइटर किताबें हैं,
तो इनको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा आर्थिक भूगोल की बात हो रही है। आर्थिक भूगोल में क्या क्या सिलेबस है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। विश्व की प्रमुख फसल, आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जिसमें हम इकोनॉमिकल स्थिति की बात करते हैं। तो विश्व की प्रमुख फसलों का भौगोलिक विवेचन, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चुकंदर, चाय, कहवा, रबड़, इन सबको पढ़ना है। विश्व में मत्स्य, आरोहण, वन दोहन एवं दुग्ध उत्पादन, ये सब आपको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है। प्रमुख ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क एवं मैग्नीज, बॉक्साइड एवं ताप, बॉक्साइड एवं ताप, विश्व में प्रमुख उद्योग की अपस्थिति के कारण एवं वितरण, लौह, इस्पात, सूती एवं कृत्रिम वस्त्र, कागज, तेल शोधन, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य किंकी, रूर, यूक्रेन, कैंटन, संघाई, येंगयांग, ब्राजील पठार, केप टाउन, नेटाल, विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग एवं पत्तन की बात यहां पर आर्थिक भूगोल के अंतर्गत होगी। तो आर्थिक भूगोल यदि मित्रों आपको पढ़ना है तो आर्थिक भूगोल के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब, आर्थिक भूगोल के रूप में सबसे महत्वपूर्ण किताब जो आपके सामने आएगी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अगर आपको आर्थिक भूगोल पढ़ना है तो आर्थिक भूगोल भी सविंदर सिंह की किताब ले सकते हैं। सविंद्र सिंह की किताब महत्वपूर्ण किताब है। इससे आप आर्थिक भूगोल भी पढ़ सकते हैं। हम लोग फिर वहीं चलते हैं जहां पे थे। अब देखिएगा भारत की स्थिति, हम भारत की स्थिति में आते हैं। भारत की स्थिति में क्या पढ़ना है? भारत का विस्तार पढ़ना है। भारत का विस्तार कितना, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताएंगे इसमें, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं इससे संबंधित भू समस्याएं, और हिंद महासागर एवं उसका आर्थिक एवं सामरिक महत्व, धरातलीय स्वरूप, जल प्रवाह, मानसून भारत का पढ़ाना पड़ेगा। मानसून की उत्पत्ति एवं विशेषताएं बतानी होगी। जलवायु प्रदेश, मिट्टियां कितनी प्रकार की हैं एवं उनका जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति से अंतर संबंध, निर्वनीकरण, जो निर्वनीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारे वन हैं उनमें नवीनीकरण कैसे होगा, इस पर भी चर्चा हम लोग भारत की स्थिति में करेंगे। तो भारत के भूगोल के लिए, भारत की स्थिति के लिए, जो ये भारत की स्थिति बन रही है भारत की भूगोल के लिए, आप भारत का जो भूगोल आएगा वो प्रादेशिक भूगोल में तो माजिद हुसैन, लेकिन भारत का बृहद भूगोल पढ़ना है तो सुरेश बंसल की किताब आप ले सकते हैं। कौन सी किताब? भारत की स्थिति के लिए सुरेश बंसल की किताब। सुरेश बंसल की किताब आप यहां सुरेश बंसल की किताब आप यहां पर ले सकते हैं। भारत भूगोल के अंतर्गत भारत का बृहद भूगोल पढ़ना हो तो सुरेश बंसल, भारत के बृहद भूगोल में किसको ले सकते हैं? भारत भूगोल के लिए सुरेश बंसल लिख दे रहा हूं यहां पर। भारत भूगोल के अंतर्गत सुरेश बंसल की किताब है। भारत भूगोल के अंतर्गत सुरेश बंसल की किताब ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है सुरेश बंसल की। देखिए मैं एक ही जगह पे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को एक जगह पा सकें। लास्ट में सब मैं एक बार दिखा दूंगा, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, यहां पे मिलती जाएगी। अभी देखिए फिर हम पहुंचते कहां पे, एक एक पॉइंट आ रहा है हमारे सिलेबस में, तो एक एक पॉइंट पर चर्चा हो रही है। अभी देखिएगा भारत में और भी बहुत चीजें, जैसे बाढ़ एवं मिट्टी अपरदन की समस्याएं एवं उनके समाधान, कृषि खाद्यान्न उत्पादन, प्रगति एवं समस्याएं, श्वेत हरित एवं श्वेत नील क्रांतियां क्या होती हैं, इस पर भी बात होगी। प्रमुख फसलें, चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय। अभी आपने पीछे खनिज देखा था, यहां पर फसल की बात हो रही है। दलहन, तिलहन, चाय के भौगोलिक वितरण एवं उत्पादन प्रवृत्ति, खनिज संसाधन एवं उनके दोहन से जुड़ी समस्याएं, ऊर्जा संकट एवं उसका समाधान, कोयला एवं खनिज तेल का भौगोलिक विराट एवं उत्पादन, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, बहुउद्देशीय योजनाएं भी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे।
और उनसे जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं, वस्तु निर्माण उद्योग, लौह इस्पात, वस्त्र, चीनी, कागज और सीमेंट एवं एल्युमिनियम उद्योग के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है और उनकी अवस्थिति क्या है ये भी देखना है। वितरण प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण, और उसके बाद जनसंख्या जनित समस्या, परिवहनों के साधन, विदेशी व्यापार और प्रमुख नगर एवं बंदरगाह भी हमको यहाँ पढ़ने हैं। तो ये हमारा क्या होगा, संपूर्ण जो है सिलेबस बनेगा मित्रों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये सिलेबस पर चर्चा हुई है और इस सिलेबस को आप अच्छे से चाहें तो अपने तरीके से इसको आप चाहे तो अपने नोट्स में बना के रख सकते हैं। अभी हम लोग बात और करेंगे मित्रों, देखिएगा हम उसी पेज पर चलते हैं, पहले नंबर वाले पेज पर, और ये पता चल जाएगा आपको कि उस पन्ने पर जो है कौन कौन सी किताब किस राइटर की पढ़नी है हमें। जैसे मान लीजिए कृषि भूगोल पढ़ना है आपको, तो कृषि भूगोल कहाँ पढ़ेंगे, कौन सी, कृषि भूगोल के लिए माजिद हुसैन साहब की किताब, कृषि भूगोल के लिए कौन सा, माजिद हुसैन। कृषि भूगोल पढ़ना है तो माजिद हुसैन, कृषि भूगोल के लिए माजिद हुसैन की किताब पढ़ना है। माजिद हुसैन कृषि भूगोल के लिए, माजिद हुसैन सर की किताब लेना है आपको कृषि भूगोल के लिए। उसके बाद आपको अधिवास भूगोल के लिए मैंने बता ही दिया, भौगोलिक विचारधारा माजिद हुसैन का पढ़ना है। भौगोलिक विचारधारा किसका पढ़ेंगे, माजिद हुसैन का। अगला है भौगोलिक विचारधारा, यदि आपको लेना है भौगोलिक विचारधारा, भौगोलिक विचारधारा, तो भौगोलिक विचारधारा किसकी रहेगी, विचारधारा माजिद हुसैन सर की किताब लेना, माजिद हुसैन सर की, माजिद हुसैन सर की किताब लेना है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम एक नए पन्ने को ले लेते हैं, यहां पे एक नया पन्ना ले लेते हैं। और भी जैसे पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण के लिए कौन सी किताब होगी मित्रों, तो पर्यावरण के लिए दृष्टि की किताब ले लीजिए। और दृष्टि के अलावा, अगर दृष्टि के अलावा कुछ आपको लेना है तो आप वाणी प्रकाशन की किताब भी ले सकते हैं। वाणी प्रकाशन पर्यावरण के लिए, वाणी प्रकाशन की किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है, वाणी प्रकाशन की किताब आप ले सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की बात हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला है खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान देखिए पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आध सवाल खगोल विज्ञान से आ जाता है, जिसमें सोलर सिस्टम की चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, ग्रह उपग्रह के बारे में। तो यहां पर खगोल विज्ञान भी एस ओझा की किताब ले सकते हैं, ओझा सर की किताब लीजिए। ओझा की मतलब होता है वाणी प्रकाशन, ये भी आप वाणी प्रकाशन की किताब ले सकते हैं। तो ये खगोल विज्ञान से संबंधित हो जाएगा, है ना। उसके बाद अधिवास भूगोल मैंने आपको बता ही दिया है, मानव भूगोल बता ही दिया है, सारी चीजें बता दी है। तो इसको आप क्रमबद्ध रख लीजिएगा। यहाँ पे चीजें जो है एकदम क्रमबद्ध है। भारत का भूगोल सुरेश बंसल, या भारत का बृहद भूगोल पढ़ना हो तो प्रादेशिक भूगोल पढ़ना हो तभी सुरेश बंसल किताब। आर्थिक भूगोल पढ़ना है सविंदर सिंह। भौगोलिक विचारधारा माजिद हुसैन सर का। मानव अधिवास एस.डी. मौर्य और आर.सी. तिवारी का पढ़िए। और उसके बाद यहाँ पर मानव भूगोल के लिए मैंने माजिद हुसैन को पहले से भी लिखा है। मानव भूगोल के लिए भारत की स्थिति में मैंने आपको बता दिया कि स्थिति पढ़ना सुरेश बंसल या माजिद हुसैन की भी जो किताब आती है वो भी बहुत अच्छी होती है, इसको भी ले सकते हैं। तो ये सारी किताबें, और इसके अलावा देखिए ये तो बहुत सारी किताबें हैं मित्रों, लेकिन आप इतनी किताबें पढ़ नहीं पाएंगे, सारी किताबें आप नहीं पढ़ सकते। और हम लोग इन सभी किताबों को पढ़ करके निचोड़ बना के रखे हैं। तो इन निचोड़ों को आप तक पहुंचाने का काम मेरा है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ करके इस पर आप लोग अपने सफलता को प्राप्त करिए। और 100% तो नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरा क्लास करेंगे तो आपको सिलेक्शन मिलेगा यहां से। और जितने भी अध्यापक यहाँ पे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपको टीजीटी पीएचटी की क्लासेस दे रहे हैं, चाहे वो एसएसटी की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो हिंदी की बात हो, सारे टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। सब ऑथेंटिक राइटर की किताबों से आपको पढ़ाएंगे और सबका डाटा नंबर 1 होगा। सबको पीपीटी मिलेगी और अच्छे तरीके से नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज आपको वहां पे आपको मैसेज के रूप में मिलेंगी। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से हमको इस पर पूरा फोकस करना है। और
आप लोग यदि भूगोल के लिए जुड़ते हैं तो 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सफलता मिले। और पिछली बार कुछ बच्चों ने पढ़ा भी था, उनको सफलता मिली भी है। तो यहाँ पर आरबीएस क्लासेस में मैं आपको ज्योग्राफी टीजीटी पीएचडी के लिए लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा और यहाँ से आप पढ़ेंगे, आपको सिलेक्शन श्योर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से जो है बहुत सारी चीजें अर्जित करेंगे। तो आज की कक्षा में मित्रों इतनी ही बात होगी, क्योंकि आज का जो मेरा बताने का ध्येय था वो आप तक सिलेबस पहुंचाना था, किन किन राइटर की किताबों को पढ़ा जाए जिनसे हम लक्ष्य पा सकते हैं। तो इन सारे राइटर की किताबों को आप लेके चलें और उनके साथ साथ इनके साथ साथ मेरा नोट्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इन सभी की जितने भी राइटर लिखे हुए इन सभी किताबों का निचोड़ मेरे पास है नोट से। और सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको टीजीटी पीएचडी सिलेक्शन पाना है वो अपने दीवार पे पहला काम सिलेबस को निकाल करके लिख करके चिपका दें और एक एक लाइन अध्ययन करें। एक एक लाइन सिलेबस को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि किस तरीके से हमको काम करना है, और हर सिलेबस पर अच्छा नोट्स बनाइए और उनसे पूछे गए सवालों पर फोकस करिए। जहां से सवाल ज्यादा बनते हैं उन सवालों पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, और उनके अलावा भी पूरे सिलेबस को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे और आपको सफलता 100% मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। आप लोग आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और यहाँ के टीजीटी पीएचडी और DSSB LT ग्रेड की परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पे वर्क कराया जा रहा है उससे संबंधित जो भी मैटर आपको दिए जा रहे हैं उन सब पे वर्क करें, सफलता आपको कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सभी के पास पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।